जय श्री राम साथियों, मैं हूं आपकी बुरासी दीदी। आज की क्लास में हम करेंगे महत्वपूर्ण आयोगों के बारे में, जो कि सारे एग्जामों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आइए अब हम देखते हैं एक एक करके सारे आयोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आयोग हमारे दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं संवैधानिक आयोग और दूसरे होते हैं वैधानिक आयोग या सांविधिक आयोग। ठीक है, संवैधानिक आयोग और वैधानिक या सांविधिक आयोग। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या है पहले तो हम ये देखेंगे, क्योंकि अगर अंतर देख लिया तो हम समझ जाएंगे कि अंतर क्या है। ठीक है, पता होते क्या है। देखिए, पहले है संवैधानिक आयोग। ऐसे आयोग जिनका जिक्र किसमें है, संविधान के अनुच्छेद में है, यानी कि जिनको संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है अनुच्छेदों के रूप में, वो हो गए संवैधानिक आयोग। और ऐसे आयोग जिनका उल्लेख अनुच्छेदों में नहीं है, यानी कि जो संविधान में नहीं लिखे गए हैं लेकिन उनको संसद में अधिनियम के द्वारा बाद में पारित किया गया, बाद में जोड़ा गया, वो है हमारे वैधानिक आयोग या सांविधिक आयोग। इनको लीगल बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, लीगल वैधानिक, सांविधिक या लीगल, वैधानिक, सांविधिक या लीगल, और संवैधानिक, संवैधानिक यानी कि जो पहले से ही संविधान के अनुच्छेदों में जो वर्णित हैं वो हो जाएंगे संवैधानिक। आइए पहले हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे संवैधानिक आयोगों के एग्जाम्पल। देखिए, वित्त आयोग है। वित्त आयोग और वित्त आयोग जिसका केंद्र में 280 आर्टिकल 280, राज्य में 2 हैं, पंचायत के लिए 243 आई और नगर निकायों के लिए 243 वाई हो गई। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 338 में। फिर है NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसका उल्लेख है आर्टिकल 338A में। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, NCBC, ये है, इसका उल्लेख है आर्टिकल 338B में। ठीक है, 338B में। और फिर उसके बाद है हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPSC, इसका उल्लेख है आर्टिकल 315 में। ठीक है, आर्टिकल 315 में। फिर है कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका उल्लेख है आर्टिकल 148 में। ठीक है, उसके बाद है GST काउंसिल यानी कि GST परिषद, इसका उल्लेख है 279A में, 279A में, 279A में, 279A में GST काउंसिल का उल्लेख है। और उसके बाद है इंट्रा स्टेट काउंसिल यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद। क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, इसका उल्लेख है आर्टिकल 263 में, आर्टिकल 263 में इंट्रा स्टेट काउंसिल का उल्लेख है। ठीक है, उसके बाद है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग वित्त आयोग की तरह अलग अलग होगा, केंद्र के लिए अलग और राज्य के लिए अलग। ठीक है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख है आर्टिकल 324 में। ठीक है, और जो राज्य के निर्वाचन आयोग का उल्लेख है उसका है 243K और 243ZD में। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे हम इन सबको और फिर इसके बाद डिटेल में एक एक करके सबको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे। चलिए, पहले हमने कौन सा देखा था? वित्त आयोग, NCSC, NCBC, NCST और UPSC, CAG, GST काउंसिल, इंट्रा स्टेट काउंसिल और निर्वाचन आयोग। ठीक है, ये थे। फिर से बोलेंगे, वित्त आयोग, NCSC, NCBC, NCST, UPSC, CAG, GST काउंसिल और इंट्रा स्टेट काउंसिल और वित्त निर्वाचन आयोग। ठीक है, अब हम देखेंगे जो वैधानिक आयोग हैं या सांविधिक आयोग हैं। इनमें से कुछ आयोग इस तरह से हैं। एक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। कौन सा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, ये कौन सा आयोग है? सांविधिक आयोग है। ठीक है, वैधानिक आयोग है। मानवाधिकार आयोग कैसे है? वैधानिक, सांविधिक। और फिर है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। फिर है राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। देखिए, ये इस तरह के आयोग हैं जिनकी समय समय पे ज़रूरत पड़ी, इनको हमने बाद में जोड़ा। ठीक है, ये बाद में संसद के अधिनियम के द्वारा ये पारित किए गए, फिर जाके बनाए गए ये वाले आयोग। तो ये संवैधानिक और सांविधिक और वैधानिक आयोग के अंतर्गत आएंगे। संवैधानिक जो पहले से अनुच्छेद में है। अब कुछ ऐसे आयोग भी होते हैं जो ना ही संवैधानिक हो, ना ही सांविधिक हो या ना ही विधिक हो। तो ऐसे आयोग जिनका उल्लेख ना ही अनुच्छेद में है, ना ही किसी एक्ट के थ्रू पारित किया गया, उनको डायरेक्ट एक आदेश के थ्रू इनको स्थापित कर दिया गया।
एक आदेश या ऑर्डर के थ्रू इनको स्थापित कर दिया गया। तो ऐसे आयोग हैं जैसे कि नीति आयोग हो गया हमारा, ना ही संवैधानिक आयोग है ना ही वैधानिक आयोग है। किसके स्थान पे आया था? योजना आयोग के स्थान पे। इनको हम डिटेल में आगे जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे वित्त आयोग के बारे में, ठीक है। अब देखिए वित्त आयोग भी दो तरह का होगा, केंद्र के लिए अलग होगा और राज्य के लिए अलग होगा, ठीक है। देखिए जो केंद्रीय वित्त आयोग है उसका जिक्र किस में है? हमारे अनुच्छेद 280 में, ठीक है। केंद्रीय वित्त आयोग का जिक्र किस में है? अनुच्छेद 280 में। इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का, ठीक है। और संरचना कितनी है? 5 लोग हैं, यानी कि 1 अध्यक्ष 4 सदस्य। 5 साल कार्यकाल, 5 संरचना भी 5, ऐसे करके याद करिए। 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य, ठीक है। फिर से बोलेंगे केंद्रीय वित्त आयोग आर्टिकल 280। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल कितना? 5 साल। संरचना कितनी? 1 सदस्य 1 अध्यक्ष, यानी कि 5 लोग हो गए। और क्या था? बस इतना ही था। राष्ट्रपति नियुक्ति, हाँ बस हो गया। अब देखिए अब राज्य आयोग का देखेंगे। राज्य आयोग भी 2 तरह के होंगे। राज्य वित्त आयोग 2 तरह का होगा। रूरल बॉडी के लिए अलग होगा, अर्बन बॉडी के लिए अलग होगा, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग होगा। रूरल यानी कि ग्रामीण, अर्बन यानी कि शहरी। शहरी के लिए अलग हो जाएगा, ठीक है। ग्रामीण के लिए अलग और शहरी के लिए अलग होगा। तो जो ग्रामीण के लिए है उसका उल्लेख है आर्टिकल 243 आई में, ठीक है। आर्टिकल 243 आई में ग्रामीण वित्त आयोग, मतलब पंचायत के लिए वित्त आयोग है जो, उसका जिक्र है। और जो अर्बन शहरी क्षेत्र के लिए है उसका उल्लेख है 243 वाई, नगरीय निकाय का 243 वाई में। ग्रामीण वाला 243 आई, नगरीय वाला 243 वाई, पंचायत वाला 243 आई, नगरीय निकाय 243 वाई। आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए हमारे यहाँ कर का वितरण कैसे होता है? जो के मतलब जो ये जो पैसे हैं अगर ऊपर केंद्र से राज्य तक, राज्य से फिर स्थानीय निकाय, तो इस तरह से वितरण होता है। तो देखिए सबसे, अरे 1 सेकेंड रुकिए प्लीज़, ये थोड़ा हट गया। देखिए सबसे ऊपर कौन है? केंद्र, ठीक है। सबसे ऊपर है केंद्र। उसके बाद कौन है? राज्य हैं। राज्य कितने? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। फिर उसके नीचे हैं, मतलब उन राज्यों में भी स्थानीय निकाय हैं। जैसे हमारे यहाँ पंचायती राज चलता है ग्रामीण एरिया में, और ये नगर निगम, नगर पालिका और ये सब शहरी निकाय के इधर चलते हैं। तो इसमें देखिए इसमें वितरण कैसे होगा? जो केंद्र है, केंद्र में कौन बैठा है? केंद्रीय वित्त आयोग, ठीक है। केंद्र में कौन बैठा है? केंद्रीय वित्त आयोग। केंद्र में बैठा है केंद्रीय वित्त आयोग, जिसका जिक्र किस में था? आर्टिकल 280 में था, ठीक है। तो ये क्या करेगा? कर का वितरण करेगा राज्यों में, ठीक है। केंद्रीय वित्त आयोग कर का वितरण करेगा राज्यों में। और फिर राज्य में क्या है? राज्य वित्त आयोग है। केंद्र राज्य में क्या है? राज्य वित्त आयोग। फिर राज्य वित्त आयोग वितरण करेगा किसको? स्थानीय निकायों को। स्थानीय निकाय क्या? 2, ग्रामीण के लिए अलग और नगरीय के लिए अलग। ग्रामीण के लिए कितना था? 243 आई, और शहरी के लिए कितना था? वाई, 243 वाई, ठीक है। इतना समझ आ गया? आगे बढ़िए। अब इनका कार्य क्या है? केंद्रीय वित्त आयोग का कार्य जैसा हम देख चुके हैं। वित्त आयोग का कार्य क्या है? केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा तय करना और राज्यों के मध्य बंटवारा करना, ठीक है। केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा तय करना और उनका बंटवारा करना, ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? आर्टिकल 281। अब आर्टिकल 281 का 80 में वित्त आयोग का गठन है, ठीक है। अब 81 भी इतना तो समझ लेंगे कि हम वित्त आयोग से ही संबंधित है, लेकिन है क्या, ठीक है। इसमें क्या है? जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग द्वारा राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी जाती है, ठीक है। वित्त आयोग द्वारा राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी जाती है और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में पेश करता है। किसको? जो वित्त आयोग राष्ट्रपति को रिपोर्ट पेश करेगा। वित्त आयोग जो भी है वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में रखेगा, ठीक है। अब देखिए हमारे देश में कैसे होता है? इंडिया में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि ऊर्ध्वाधर वितरण होता है। ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण यानी कि एक तो डायरेक्ट होगा, जो कंट्री जिनको बहुत ज़्यादा नीड है उनको अलग से ये कर, मतलब अलग से ये ऋण प्रदान करेंगे या मतलब आर्थिक सहायता देंगे जो भी है, या उनको ऋण देंगे या अनुदान, मतलब जिस तरह से भी देंगे उनको दिया जाएगा। एक तो ऊर्ध्वाधर वितरण हो गया, ठीक है। और दूसरा होता है क्षैतिज वितरण। क्षैतिज यानी कि प्रत्येक राज्य को, जितने 28 राज्य हैं ना, देखिए 28 राज्य में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, त्रिपुरा, ये जो भी है मतलब जितने भी राज्य हैं उन सबको, एक तो सबको दिया जाएगा कि हाँ इतना इतना दे रहे हैं, और एक ऐसे दिया जाएगा कि किसी को बहुत मतलब अलग से ज़रूरत है, जैसे वहाँ पे कोई आपदा आ गई, सपोज यहाँ उत्तराखंड में कई बार आपदाएं आ जाती है, या कहीं पे कोई बाढ़ आ जाती है, कुछ भी मतलब या
कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ पे उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, या कोई अगर जगह अगर पिछड़ी है तो उसका विकास करने के लिए तो उनको अलग से दिया जाता है। और एक है क्षैतिज वितरण, ठीक है, दो तरह से होता है, ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट ये देख लीजिए। देखिए अब पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनको हमको एज इट इज याद करना पड़ेगा। जो पहला वित्त आयोग बना था इसके आयोग के अध्यक्ष कौन थे, के.सी. नियोगी जी थे, के.सी. नियोगी जी थे, ठीक है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी, ठीक है। तो और देखेंगे कि इसका, देखिए पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, के.सी. नियोगी। और पहले और अभी कौन सा चल रहा है, 14वां, मतलब सॉरी 14वां नहीं, अभी चल रहा है 15वां अभी 2026 में, ठीक है। 2026 अभी है, आज कितनी तारीख है, फरवरी है, 12 फरवरी, ठीक है, 12 है 2026, अभी चल रहा है हमारा 15वां वित्त आयोग, ठीक है। तो देखिए 15वें से पहले कौन सा था, 14वें के भी याद करने पड़ते हैं। तो 14वें के हैं वाई.वी. रेड्डी जी 14वें के। और 15वें के अभी हैं एन.के. सिंह यानी कि नंदकिशोर सिंह। अभी 15वें के हैं अभी वर्तमान में नंदकिशोर सिंह। और उसके बाद यानी कि 16वें कौन बनेंगे, जो 16वें हैं अभी बनेंगे जो अरविंद पनगड़िया बनेंगे। ये अपना कार्यकाल शुरू करेंगे 1 अप्रैल 2026 से, ठीक है। 1 अप्रैल, क्योंकि 1 अप्रैल से क्योंकि 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू होता है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है वित्तीय वर्ष। तो 1 अप्रैल, क्योंकि 1 अप्रैल को ही इसलिए क्योंकि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इसलिए 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है। तो इनका कार्यकाल शुरू होगा 1 अप्रैल 2026 से। अब 5 साल का होता है, 6 5 11 31 तक रहेगा, ठीक है। तो देखिए, और हाँ, जो अरविंद पनगड़िया हैं इन्होंने रिपोर्ट की थी कब, 31 अक्टूबर 2025 को रिपोर्ट दे दी थी इन्होंने, 31 अक्टूबर 2025 को रिपोर्ट दी थी, ठीक है। और 14वें वाले कौन हो गए, वाई.वी. रेड्डी। और हम अभी जस्ट कौन चल रहे हैं, नंदकिशोर सिंह। 16वें बनेंगे अरविंद पनगड़िया, ठीक है। ये कभी आ सकते हैं कि 14वें 15वें 16वें ऐसे करके इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करो करके ऐसा आ सकता है। इसलिए हमको 2-3 पहले के और फर्स्ट वाले तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी। अच्छा, पहले वित्त आयोग का गठन आई थिंक हमने नहीं पढ़ा ना, ठीक है। गठन भी लिख लीजिए। गठन हुआ था इसका 22 नवंबर 1951 को, ठीक है। 22 नवंबर 1951 को गठन हुआ था पहले वित्त आयोग का। अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। 22 नवंबर 1951 को गठन हुआ था वित्त आयोग का, अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। अच्छा, और जो वित्त आयोग है, जो इसके द्वारा की गई सिफारिशें होती हैं, सारी की सारी सिफारिशें होती है सलाहकारी, ठीक है। सलाहकारी सिफारिशें होती है, ठीक है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें कैसी होती हैं, सलाहकारी होती हैं, ठीक है। चलिए आगे चल बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 280A के द्वारा वित्त आयोग का गठन। देखिए वित्त आयोग के बारे में किस में है, 280 में है, ठीक है। वित्त आयोग के बारे में किस में है, 280 आर्टिकल 280 में। और इसके गठन की बात की है 280 के 1 में, 280 के 1 में किसका है, इसका गठन हो गया, ठीक है। और कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति करेगा। और जो ये सदस्य थे, अभी जो हमने सदस्य देखे थे, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं, मतलब सॉरी 4 सदस्य होते हैं ना, टोटल 5 सदस्य होते हैं। और ये जो सदस्य हैं ये पुनः नियुक्त हो सकते हैं, ठीक है, मतलब दोबारा से नियुक्त हो सकते हैं, पुनः नियुक्त हो सकते हैं। जो सदस्य हैं वो पुनः नियुक्त हो सकते हैं, ठीक हो गया। चलिए, और जो 16वें वित्त आयोग के अभी अध्यक्ष कौन थे, हमने बोला था नंदकिशोर सिंह थे ना, 16वें, सॉरी मैं फिर से मिस्टेक बोली, 15वें की अभी कौन है, नंदकिशोर सिंह है, ठीक है। 16वें के अरविंद पनगड़िया बनेंगे। और जो 16वें वित्त आयोग के सचिव हैं ऋत्विक रंजनम पांडे, 16वें वित्त आयोग के सचिव ऋत्विक रंजनम पांडे, और अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया, ठीक है, 16वें के। अब देखिए कर का बंटवारा किस तरह से होता है, अब हम इसको देखेंगे। केंद्र और राज्यों में कर का वितरण किस आधार पे होता है, पहले हम ये देखेंगे, ठीक है। 5-6 आधार हैं, इन सबको एक एक करके देखा जाएगा। एक तो है पहला 2011 की जनगणना के आधार पे, 2011 की जनगणना के आधार पे होता है 15%, ठीक है। 15% कर का बंटवारा 2011 की जनगणना के आधार पे होता है। और 15% कर का बंटवारा क्षेत्रफल के आधार पे होता है, राज्यों के क्षेत्रफल के आधार पे। किस राज्य का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा दिया जाएगा, जिसका कम होगा उसको कम दिया जाएगा, क्योंकि जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उसको संसाधनों की ज़्यादा आवश्यकता होगी, तो इसलिए उनको ज़्यादा कर दिया जाए, मतलब ज़्यादा अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। और 10% फॉरेस्ट कवर के आधार पे देखेंगे, जहाँ पे फॉरेस्ट कवर ज़्यादा होगा उनको
वहाँ पे जैसे जहाँ पे फॉरेस्ट कवर ज़्यादा होगा वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह उद्योग वगैरह कम होंगे, तो वहाँ पे भी विकास की ज़्यादा आवश्यकता होगी, तो उनको भी ज़्यादा दिया जाएगा। ठीक है, 10% फॉरेस्ट कवर के आधार पे और 45% किसके, आय असमानता के आधार पे। आय असमानता के आधार पे मतलब वहाँ पे देखेंगे कहाँ पे कितने लोग बेरोजगार हैं, इन सब का वो रिपोर्ट वगैरह इन सब से पता करके 45% आय असमानता के आधार पे, सबसे ज़्यादा इसी के आधार पे दिया जाएगा आय असमानता के। ठीक है, 45%। और ये जो दो चीज़ें हैं, टैक्स एफर्ट यानी कि कर प्रयास और डेमोग्राफिक चेंज यानी कि जनसांख्यिकीय परिवर्तन, इन सबको अभी जोड़ा गया था हमने 15वें वित्त आयोग में। ठीक है, 15वें वित्त आयोग में दो चीज़ें जोड़ी गई, एक डेमोग्राफिक चेंज यानी कि जनसांख्यिकीय परिवर्तन और दूसरा कर एफर्ट यानी कि टैक्स एफर्ट यानी कि कर प्रयास। ठीक है, इनके हिसाब से कितना था, जो डेमोग्राफिक चेंज के हिसाब से था 12.5% और कर प्रयास के हिसाब से 2.5%। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। इसको एक बार फिर से याद करने के वे में याद करेंगे। ठीक है, अब देखिए किस किस के आधार पे था, 2011 की जनगणना के आधार पे 15%, क्षेत्रफल के आधार पे 15%, फॉरेस्ट कवर के आधार पे 10%, आय असमानता के आधार पे 15% और डेमोग्राफिक चेंज के आधार पे 12.5%, कर प्रयासों के आधार पे 2.5%। ठीक है, फिर से बताएंगे, 15% जनगणना के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे 15%, फॉरेस्ट कवर के आधार पे 10% और आय समानता के आधार पे 45% और टैक्स एफर्ट के आधार पे 2.5% और 12.5% डेमोग्राफिक चेंज। होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो 2-3 बार और पढ़िए, फिर से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें यह है, अगर 100% मतलब 15वें वित्त आयोग में इस तरह की व्यवस्था की गई है। ठीक है, 15वें वित्त आयोग में ये व्यवस्था की गई है, अगर केंद्र के पास 100%, ठीक है, केंद्र अपने 100% में से 41 तो राज्यों को देगा। ठीक है, 41 राज्यों को, मतलब कुल मिला के केंद्र 42% राज्यों में खर्च करेगा। ठीक है, 42% सारणी के हिसाब से 42% तो देगा इनमें से, लेकिन एक ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए देगा, एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, बाकी का 41 है जो 28 राज्यों को देगा। ठीक है, बाकी का 28 राज्यों को देगा, एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और कितना हो गया टोटल, 42% हो गया ना, तो 58 केंद्र के पास अधिशेष बचता है। ठीक है, तो 58% केंद्र के पास रहेगा और 42% किसके, राज्यों में बांट दिया जाएगा। ये है हमारा 15वें वित्त आयोग के हिसाब से। ठीक है, सारणी में। चलिए, तो ये था हमारा वित्त आयोग। आई थिंक आपको आ गया होगा, एक बार फिर से क्विक बोलें क्या, चलिए ठीक है बोल देते। केंद्रीय वित्त आयोग किस में था, 280 में था। 280 एक में क्या था, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और 281 में क्या था, जो वित्त आयोग की रिपोर्ट है वो किस, ये राष्ट्रपति किसको दे, राष्ट्रपति को देगा वित्त आयोग रिपोर्ट, और राष्ट्रपति संसद के सामने पेश करेगा। और था राज्य वित्त आयोग भी दो तरह का था, केंद्रीय और सॉरी ये पंचायत वाला और ये नगरीय निकाय वाला, मतलब रूरल और अर्बन। 243 आई वाला पंचायत उसके लिए हो गया, पंचायत के लिए, और 243 वाई वाला नगरीय निकाय के लिए हो गया। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। गठन कब हुआ था, 22 नवंबर 1951 को। ठीक है, और अभी कौन सा चल रहा है वित्त आयोग, अभी 15वां चल रहा है। ठीक है, 16वें जो होंगे अरविंद पनगड़िया होंगे, 15वें नंदकिशोर सिंह हैं, और अभी 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन है, ऋत्विक रंजनम पांडे। ठीक है, इतना हो गया। और अभी जो अभी कर का बंटवारा किस किस तरह से था, जनगणना, क्षेत्रफल, फॉरेस्ट कवर, आय समानता, कर प्रयास और डेमोग्राफिक चेंज के आधार पे था। ठीक हो गया, बस इतना ही था वित्त आयोग। अब हम देखते हैं निर्वाचन आयोग। ठीक है, इलेक्शन कमीशन। अब वित्त आयोग की तरह निर्वाचन आयोग भी दो तरह से होगा, केंद्रीय निर्वाचन अलग और राज्य निर्वाचन अलग। ठीक है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग। देखिए, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, इसका उल्लेख है किसमें, संविधान के 324 आर्टिकल 324 में। ठीक है, आर्टिकल 324। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग का काम क्या है जी, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का काम है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे सांसद हैं जो, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के, एमएलए एमएलसी का चुनाव कराना। एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनका चुनाव कराना। मतलब केंद्र वाले जो चुनाव हैं उनको कौन कराएगा, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसदों के, एमएलए एमएलसी, इन सब का चुनाव। ठीक है, और राज्य निर्वाचन आयोग किसका करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग ये फिर से वित्त आयोग की तरह ये दो भागों में बटा होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग। ठीक है, ग्रामीण रूरल के लिए अलग और अर्बन के लिए अलग। जो ग्रामीण वाला है उसका उल्लेख है आर्टिकल 243 के में। ठीक है, और जो शहरी वाला है उसका उल्लेख है 243 जेड में, 243 जेड में। और जो जैसे देखिए, अब बताइए ग्राम में कौन कौन से होते हैं, किन किन का चुनाव करना होता है,
पंचों हो गए, सरपंच हो गए, प्रधान, डायरेक्टर, इन सब का चुनाव ये, और जैसे क्षेत्र पंचायत सदस्य और जो ये जिला पंचायत वाले, ये सब कौन कराएगा? आर्टिकल 243 के तहत ये राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा, ठीक है। और अर्बन शहरी क्षेत्रों में कौन कराए? शहरी क्षेत्रों में कौन कौन होते हैं? ये पार्षद, जिला प्रमुख, मेयर, महापौर, इन सब का चुनाव कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 243 ZA के तहत, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं हम फिर से केंद्रीय निर्वाचन आयोग को डिटेल में देखेंगे। ओके, चलिए। केंद्रीय निर्वाचन आयोग, इसका सॉरी केंद्रीय निर्वाचन आयोग, इसका गठन हुआ है आर्टिकल 324 के तहत, ठीक है। और आर्टिकल 324 के तहत इसका गठन हुआ है, और पहली बार गठन हुआ था इसका 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। आ गया 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था पहली बार केंद्रीय निर्वाचन आयोग का। तो इसलिए हम 25 जनवरी को प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे, यानी कि क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी को, ठीक है। पहली बार गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसकी संरचना क्या होती है? इसकी संरचना, अभी तो 3 सदस्य हैं इसमें, ठीक है। अभी कितने सदस्य हैं? 3, वर्तमान में लिखा है 3 सदस्य हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। केंद्रीय निर्वाचन में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। पहले केवल एक सदस्य था, मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। और ये जो जो ये चुनाव आयुक्त जोड़े गए, 2 अन्य चुनाव आयुक्त जोड़े गए, वो दिनेश गोस्वामी समिति के आधार पे जोड़े गए, ठीक है। दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पे जोड़े गए। और और इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की। लेकिन इसमें क्या हुआ था? मार्च 2023 में, ठीक है, मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि इनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति की एक सलाह समिति बना दी जाए। राष्ट्रपति के लिए एक सलाह समिति बना दी जाए, और उस समिति में 3 मेंबर होंगे। कौन? एक तो प्रधानमंत्री होंगे, प्राइम मिनिस्टर, एक होगा लोकसभा के विपक्ष का नेता, और एक होगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ये दिया था सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय। लेकिन उसके बाद अगस्त 2023 में निर्णय आता है, मतलब उस समिति का, मतलब इसमें से 3 सदस्य चुने जाते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कौन कौन से थे? प्रधानमंत्री थे, लोकसभा के विपक्ष का नेता था, और तीसरा उन्होंने कौन रखा था? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रखा था। क्योंकि किसने रखा था? सुप्रीम कोर्ट ने रखा था, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारी पावर बनी रहे। लेकिन चुना कौन गया? कैबिनेट मंत्री चुना गया, ठीक है। यहाँ पे कोई एक कैबिनेट मंत्री होगा, तो ये 3 सदस्य चुने गए, ठीक है। तो ये 3, प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष का नेता और कैबिनेट मंत्री, इन तीनों की समिति के सुझाव पर राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं किसको? मुख्य चुनाव आयुक्त को। आप देखेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और 65 वर्ष, ठीक है। 6 वर्ष और 65 वर्ष से क्या मतलब है? देखिए, अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को मतलब 65 वर्ष से हो जाते हैं, मतलब 65 वर्ष से हो जाते हैं अपने कार्यकाल के दौरान, अगर उसका 6 साल कार्यकाल भले ही पूर्ण नहीं हुआ है, तो उसको उतने साल तक करने का आगे को नहीं करने दिया जाएगा। मतलब 6 साल तब करेगा, अगर उसके 65 साल पूर्ण नहीं हुए हैं तो तब वो 6 साल तक करेगा, ठीक है। या तो 6 साल या 65 साल, जो भी पहले होंगे वो उसका कार्यकाल होगा, ठीक है। और आयोग का कार्य क्या है? निर्वाचन आयोग का ऑब्वियसली निष्पक्ष चुनाव कराना, राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह तय करना, पार्टी की सदस्यता रद्द करना या मान्यता प्रदान करना, ये सब हो गया। और मतदाता सूची जारी करना, आचार संहिता, ये सब लागू कराना, ठीक है। ये सब किसके हो गए? इसके कार्य हो गए, ठीक है। अब देखिए राजनीतिक दल, अब देखिए राष्ट्रीय राजनीतिक दल, अभी वर्तमान में 6 राजनीतिक दल हैं, ठीक है। वर्तमान में 6 राजनीतिक दल हैं, और देखिए पहले 8 थे, 8 में से 3 की मान्यता को रद्द कर दिया गया, और एक नए को ऐड कर दिया गया, तो इसलिए कितने हैं? अभी 6 हैं, ठीक है। और देखिए राजनीतिक दल प्राप्त होने की शर्तें क्या क्या हैं? कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल बन जाए। कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल बन जाए, एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की 2% सीट जीते। कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की 2% सीट जीते, ठीक है। देखिए 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त हो, और 3 राज्यों में लोकसभा की 2% सीट जीतनी है, ठीक है। तो तब वो उसको क्या बन सकता है? फिर वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल, उसको घोषणा की जा सकती है, ठीक है। और हमारे देश में अभी हमने कितने बोला? 6 राजनीतिक दल है, बोला ना राष्ट्रीय। लेकिन हर जगह ऐसे नहीं होता है। जैसे कहीं पे द्विदलीय व्यवस्था होती है,
कहीं पे। और हमारे यहाँ पे क्या है, बहुदलीय है, इसलिए 6 दल हैं, ठीक है, बहुत बहुत सारे दल हैं। और इसके अलावा और भी क्षेत्रीय दल बहुत सारे होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय भी 6 दल है, ठीक है। देखिए अमेरिका में केवल 2 दल हैं, द्विदलीय है, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी, ठीक है। अब देखिए, अब हम 6 के 6 जल्दी से बोलेंगे कौन कौन से हैं। बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, और बहुजन समाजवादी पार्टी हो गया, नेशनल पीपल्स पार्टी हो गया, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, ठीक है। 6 टोटल थे, बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी वाली, और आम आदमी पार्टी, ठीक है। ये 6 थे। अब इनको एक बार फिर से देख लेते हैं। बीजेपी बनी थी 6 अप्रैल 1980 को, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मतलब स्थापना की थी इसकी, ठीक है। और वर्तमान अध्यक्ष हैं इनके जेपी नड्डा जी। और भारत की सबसे बड़ी, भारत की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी, चुनाव चिन्ह कमल का फूल, ठीक है। चुनाव चिन्ह कमल का फूल, क्या फूल बना दिया मैंने, देखिए। अब देखिए कांग्रेस। कांग्रेस तो हम सब जानते हैं कांग्रेस को, भारत की सबसे पुरानी पार्टी, ठीक है, सबसे पुरानी पार्टी है। ये बन गई थी 1885 में। देखिए बीजेपी आई है 1980 में आई है, देखिए, और 1885 तकरीबन ये 95 साल पहले आ गई है, ठीक है, इससे बीजेपी से कांग्रेस। और देखिए 28 दिसंबर 1885 की स्थापना। और अभी अध्यक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। और बीजेपी के कौन थे, जेपी नड्डा, ठीक है। नेक्स्ट है बहुजन समाजवादी पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी 1984 में। किसने की थी, काशीराम जी ने, ठीक है, काशीराम जी ने। और वर्तमान में हेड कौन है इसकी, मायावती जी हेड है। और चुनाव चिन्ह है हाथी, चुनाव चिन्ह क्या है, हाथी, ठीक है। और अब देखिए नेशनल पीपल्स पार्टी। नेशनल पीपल्स पार्टी, इसके संस्थापक हैं पी.एन. संगमा। नेशनल पीपल्स पार्टी के संस्थापक कौन है, पी.एन. संगमा। और कब की थी स्थापना, 2013 में की थी, ठीक है। और वर्तमान अध्यक्ष हैं कॉनरेड संगमा, जो कि मेघालय के सीएम है, जो नेशनल पीपल्स पार्टी है ये पूर्वोत्तर में प्रचलित है, ठीक है। पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट में इसका ज़्यादा वो है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में ही फैली है ये कुल मिला के। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है, बुक है, ठीक है, चुनाव चिन्ह बुक है। और इसका हेडक्वार्टर मेघालय है, ठीक है। मेघालय सीएम इसके हेड है ना, और हेडक्वार्टर भी मेघालय ही है, ठीक है, हेडक्वार्टर ही मेघालय ही है, ओके। फिर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। एक सेकेंड, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये मार्क्सवादी वाली है, ठीक है, मार्क्सवादी वाली। और जो पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी उसका दर्जा खत्म कर दिया गया है। और इसके संस्थापक कौन है, ज्योति बसु, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये मार्क्सवादी, इसके संस्थापक ज्योति बसु। स्थापना की थी 1964 में। अभी हेड कौन है, सीताराम येचुरी। और चुनाव चिन्ह है हंसिया हथौड़ा सितारा, ठीक है। और अभी फिर भारत की सबसे नवीनतम पार्टी है आम आदमी पार्टी, अवध ओजासर वाली नहीं, अरविंद केजरीवाल जी वाली। अवध ओजासर जी के चुनाव हार गए थे ना, ठीक है, 2012 में, ठीक है, 2012 में। आम आदमी पार्टी 2012 में बनाई थी किसने, अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन इसको दर्जा मिला कब, 2023 में, ठीक है, 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला 2023 में आम आदमी पार्टी को, ठीक है। कब मिला, 10 अप्रैल 2023 को, 10 अप्रैल APRIL 10 अप्रैल 2023 को मिला राष्ट्रीय दल का दर्जा, ठीक है। और इसका सरकार दिल्ली, पंजाब इन सब में है। और चुनाव चिन्ह झाड़ू हो गया, ठीक है, चुनाव चिन्ह क्या है, झाड़ू। और इसका दर्जा समाप्त, 3 पार्टियों का दर्जा जिनका हम बात कर रहे थे, दर्जा समाप्त हो गया। कौन है, ममता दीदी की तृणमूल कांग्रेस। हसिया बाली, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हसिया बाली एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह था घड़ी, NCP। देखिए तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये मार्क्सवादी वाली तो है राष्ट्रीय दल, और ये वाली नहीं है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP घड़ी वाली, ठीक है। और CPI यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका चुनाव चिन्ह हसिया बाली था। और लेकिन अभी मार्क्सवादी वाली में उन्होंने हथौड़ा भी रख दिया, ठीक है। तो 3 तृणमूल कांग्रेस, CPI पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ठीक है, इसकी घड़ी हो गई। और राज्य दल भी देख लेते हैं एक बार। राज्य दल में समाजवादी पार्टी हो गया, और एक TDP है, तेलुगु देशम पार्टी, और JDU है, जनता दल यूनाइटेड, और एक है बीजू जनता दल, इसका बीजू पटनायक वाला, ठीक है। एक बार इनको झट देख लेते हैं। समाजवादी पार्टी ये उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक है, समाजवादी पार्टी। किसकी, अखिलेश यादव जी वाली। वर्तमान में इसके हेड अखिलेश यादव जी हैं, लेकिन स्थापना की थी किसने, मुलायम यादव ने की थी, ठीक है। समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी, मुलायम यादव ने। फिर है तेलुगु देशम पार्टी आंध्र में है, ठीक है, आंध्र में है तेलुगु देशम पार्टी। साइकिल इसका चुनाव चिन्ह हो गया। और संस्थापक कौन है, NT रामाराव। तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक कौन है, NT रामाराव।
और वर्तमान में इसके ये अध्यक्ष कौन है? चंद्रबाबू नायडू जी। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू जी क्या हैं वर्तमान में अध्यक्ष। फिर है जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड या JDU, संस्थापक कौन है? शरद यादव और नीतीश कुमार। जनता दल यूनाइटेड संस्थापक कौन है? शरद यादव और नीतीश कुमार। वर्तमान हेड नीतीश कुमार, वर्तमान में हेड कौन है? नीतीश कुमार। ठीक है, और चुनाव चिन्ह है इसका तीर, चुनाव चिन्ह क्या है? तीर। जनता दल यूनाइटेड यानी कि जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है? तीर। ठीक है, तीर, JDU जनता दल यूनाइटेड। और नीतीश कुमार वर्तमान हेड हो गए। ठीक है, फिर है बीजू जनता दल, बीजू जनता दल, बीजू जनता दल इसके संस्थापक बीजू पटनायक, बीजू जनता दल के संस्थापक बीजू पटनायक। और अभी वर्तमान में हेड कौन है? नवीन पटनायक। ठीक है, वर्तमान में हेड है नवीन पटनायक। ये नवीन पटनायक 25 साल से उड़ीसा के CM थे, यानी कि लगातार 5 कार्यकाल, 5 कार्यकाल इन्होंने उड़ीसा के CM, लेकिन इनको 2024 में इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि ये चुनाव हार गए। ठीक है, चुनाव हार गए। 5 जून 2024 को उन्होंने इस्तीफा दिया कि उन्होंने नवीन पटनायक ने, बीजू पटनायक संस्थापक बीजू जनता दल के, वर्तमान में हेड कौन है? नवीन पटनायक। ठीक है, तो ये थे हमारे राजनीतिक दल और कुछ राज्य के दल भी देख लिए। और अभी और है अकाली दल है, अकाली दल है, और महाराष्ट्र की शिवसेना हो गई, और बहुत सारे और भी राजनीतिक दल हैं। अभी उतने तो नहीं करेंगे हम क्योंकि इंपॉर्टेंट देखने हैं। अभी देखिए, और कुछ वन लाइनर क्वेश्चन ये रहे। देखिए, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज सुकुमार सिंह। ठीक है, सुकुमार सिंह। और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, पहली महिला, फर्स्ट वीमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, रमा देवी। ठीक है, कौन है? रमा देवी। 1990 में बनी थी और एकमात्र, अब तक उसके बाद कोई नहीं बनी है, पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और उसके बाद से अब तक कोई भी महिला मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं बनी है। ठीक है, तो एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त अब तक की। और वर्तमान में कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? राजीव कुमार। ठीक है, 25वें नंबर के हैं, 25वां नंबर, ये याद करना जरूरी है, 25वें नंबर के हैं। और 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं ना, तो ये हैं ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह सिंधु। ठीक है, ये कौन है? ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह सिंधु। देखिए, अभी हमने निर्वाचन आयोग और जो राजनीतिक दल थे, राज्य के दल थे, इनको थोड़ा जल्दी किया क्योंकि हम इनको ऑलरेडी अलग से बना के कर चुके हैं। अभी हम बाकी सारे भी कर रहे हैं, तो इसलिए इनको हमने क्विक किया। तो अगर इसको डिटेल में देखना है तो ये दूसरी वीडियो में देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ये भी हम देख चुके हैं, EVM, VVPAT और नोटा। EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका सबसे पहली बार यूज हुआ था केरल में, पररू विधानसभा। कब हुआ था? 1982 में हुआ था। ठीक है, 1982 में केरल में पहली बार यूज हुआ था। फिर 2009 के आम चुनाव और विधानसभा चुनाव, सारे चुनाव में पूरे मतलब कम्प्लीटली EVM का यूज किया गया 2009 में। ठीक है, फिर EVM में VVPAT का यूज, EVM में VVPAT था वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल ऐसे करके। तो ये भी था वोट की सत्यता जांच करने के लिए। इसमें एक पर्ची आती है 7-8 सेकंड तक, इसमें जो उम्मीदवार होता है उसका नाम और उसका चुनाव चिन्ह दिखाई देता है, फिर उसके बाद वो इनविजिबल हो जाती है। ठीक है, मतलब उसके बाद हटा दी जाती है। तो इसका VVPAT का पहली बार यूज हुआ था 2013 में। ठीक है, VVPAT का सबसे पहली बार यूज हुआ था 2013 में नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड की नोकसेन विधानसभा क्षेत्र में 2013 में। और 2019 में पूरा 2019 में VVPAT का पूरे लोकसभा की 543 सीटों पे यूज किया गया। ठीक है, और जो नोटा था नन ऑफ द अबव 2013 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, और सबसे ज़्यादा नोटा अभी तक इंदौर में लगा है 2024 में सबसे ज़्यादा इंदौर लोकसभा सीट में लगा है। और सर्वाधिक वोट 2.18 लाख रुपये, क्या बोल रही हूँ, 2.1 लाख वोट प्राप्त हुए इनको नोटा वाले। ठीक है, इंदौर लोकसभा क्षेत्र में अब तक के 2024 में। ठीक, चलिए, तो ये हमारा निर्वाचन आयोग हो गया, आधा घंटा हो गया। अब इसको हम दूसरे में कवर करते हैं। ठीक है, बाकी के आयोगों को। चलिए फिर, धन्यवाद बहुत बहुत।